today we're gonna study about, yes, we're gonna study about electric field due to continuous charge distribution. Electric field due to continuous charge distribution, मतलब जहां पे जिस बॉडी पे चार्ज कंटिन्यूस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जिसको हम कंटिन्यूस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, उसके कारण फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज अवर एम टुडे. ओके भाई, तो हेडिंग लगाएगी फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस लाइन चार्ज. ठीक है, तो हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल, इसमें कौन सी बॉडी आएगी, कौन से बॉडी के कारण हम निकाल सकते हैं? प्लीज गिव मी एन एग्जांपल. बोलो भैया. यस, एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, कौन से बॉडी के पास में लीनियर डेंसिटी होता है? इनडायरेक्टली आई एम आस्किंग. ठीक है, बी एक्टिव इन द क्लास, रिप्लाई करते जाओ फटाफट. कौन सी बॉडी है जिनके पास लीनियर डेंसिटी होती है? पढ़ा चुका हूं मैं, जैसे वायर है जिसको हम रॉड बोल सकते हैं. नंबर 2 रिंग है. ठीक है, रिंग के हम प्रकार बना सकते हैं, सेमी सर्कुलर रिंग, क्वार्टर रिंग, अंडरस्टूड, 3/4 रिंग, ऐसे. ठीक है, चलो सबसे पहले रिंग का नाम आया है तो रिंग ही ले लेते हैं. तो सपोज आई हैव टेकन अ रिंग, तो मैं एक रिंग ले लेता हूं, ध्यान से सुनना. मान लो मैंने रिंग ऐसे लिया, उसको थोड़ा साइड व्यू से देख रहे हैं. ठीक है, और इस रिंग पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है. तो बोलो भाई, चार्ज इसके कौन से पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं? लेंथ, सरफेस, वॉल्यूम. रिंग का रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं. लेंथ, सरफेस, वॉल्यूम क्या होता है रिंग के पास में? यस, लेंथ जिसको हमने बेंड करके सर्कमफ्रेंस के फॉर्म में बना दिया है. अंडरस्टूड. तो हमारे जो रिंग है उसके सर्कमफ्रेंस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए. अंडरस्टूड, सर्कमफ्रेंस. अब एक छोटा सा उदाहरण, हमें मान लो फील्ड पता करनी है सेंटर पे. फील्ड पता करनी है सेंटर पे. फील्ड पता करनी है सेंटर पे. क्या कोई मुझे लॉजिक बता सकता है क्या फील्ड आएगा सेंटर पे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो व्हाट शुड बी द फील्ड एट सेंटर? जल्दी जल्दी बताओ भैया. सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जल्दी. प्रथमेश ने सही आंसर दिया है, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? सिमेट्रिक बॉडी है, सिमेट्रिक बॉडी. जैसे लाइक हमारा घर का जो वॉच होता है ना, घड़ी होती है. ठीक, तो देखो, अगर मैं इसको ऐसे वॉच समझू तो हमारा नामांकन कैसे होता है? नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. देखो ध्यान से, ध्यान से सुनो. अगर हम इसी तरह से इसको भी अगर हम एलिमेंट्री पार्ट में बांट दे 12 टुकड़ों में या और ज्यादा टुकड़ों में, तो हर पार्ट, हर छोटा छोटा पार्ट सेंटर पे क्या लगाएगा प्यारे बच्चों? फील्ड लगाएगा ना. और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड का डायरेक्शन अवे होता है. पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे होता है, तो 11 से अवे कहाँ जाएगा? यू कैन इमेजिन 11 के लिए अवे इधर आएगा फील्ड. बराबर, दिस इज माई E11. करेक्ट. और 5 से फील्ड कहाँ जाएगा? उससे अवे जाएगा, दिस इज E5. और अगर ये दोनों टुकड़े एक समान हैं तो बताओ क्या इनका फील्ड एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट होगा? हाँ या ना? हाँ या ना?
क्या 11 का फील्ड 5 के फील्ड को कैंसिल कर देगा? क्या ऐसा हर जगह होगा कि 12 का फील्ड नीचे जाएगा E12 और उसको 6 का फील्ड कैंसिल कर देगा E6? अरे गेटिंग माई पॉइंट? जैसे 3 के फील्ड को 9 का फील्ड कैंसिल कर देगा, ये 3 का फील्ड लेफ्ट में जा रहा है, 9 का फील्ड राइट में जा रहा है, और ऐसा चक्रव्यूह में बोलो क्या होने वाला है? एग्जैक्टली सेंटर पे कितना फील्ड बचेगा? बोलो जल्दी से लॉजिक बोलो भैया, डू कमेंट फास्ट। सारी लाइन एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रही है और एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द रिंग पे कितना फील्ड बचेगा? नेट फील्ड जीरो, नेट फील्ड जीरो। क्यों? सब एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हो गया ये फील्ड एग्जैक्टली सेंटर कंडक्टर के अंदर कितना होता है? जीरो। उस टाइप का एग्जांपल है। तो हमें सेंटर पे फील्ड नहीं पूछेगा, हमें बोलेगा फाइंड फील्ड, फाइंड फील्ड एट एक्सिस ऑफ रिंग एट x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सेंटर से x सेंटीमीटर या x मीटर की दूरी पर एक्सिस पे फील्ड पता करो, एक्सिस पे। तो प्यारे बच्चों, रिंग का एक्सिस ये होता है, दिखाई दे रहा है? दिस इज द एक्सिस ऑफ द रिंग, ये हमारा एक्सिस है। अरे गेटिंग माय पॉइंट? और इस पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो तो वो हमारा पॉइंट हो जाएगा एक्स। कितने दूरी पर है ये? तो एक्स दूरी पर मैंने पी पॉइंट लिया है प्यारे बच्चों। आई हैव टेकन अ पी पॉइंट, आई हैव टेकन अ पी पॉइंट, जहां पे हमको क्या पता करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। अंडरस्टूड? चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, अगर ये पॉइंट चार्ज होता, पॉइंट चार्ज स्फेरिकल, तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते थे के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला यहाँ लिख सकते हैं? क्या पूरे बॉडी के लिए ये फॉर्मूला फिलहाल लागू हो सकता है क्या? यस सर नो? इज दिस अ पॉइंट चार्ज? क्या ये पॉइंट चार्ज है? नहीं, दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, डिस्टेंस लोगे कहाँ से? सेंटर से लोगे तो एक्स है, सरकमफ्रेंस से लोगे तो कुछ और डिस्टेंस रहेगा। अरे गेटिंग माई पॉइंट? तो सारे चार्जेस को हम सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? बिकॉज इट इज नॉट एन स्पेरिकल वेव फ्रंट, इससे स्पेरिकल वेव फ्रंट नहीं बनेगी, स्पेरिकल सोर्स नहीं है ये, लीनियर सोर्स है ये। अरे गेटिंग द प्रॉब्लम? बोलो भाई, प्रॉब्लम समझ आया सभी को? तो लाइन चार्ज के मेथड से हम इसको निकालेंगे। देखो कैसे। अगर मैं अगर मैं छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट ले लू, छोटू सा, बहुत ही छोटा सा पॉइंट चार्ज जैसा एलिमेंट्री पार्ट ले लू, तो क्या हम बोल सकते हैं उस एलिमेंट्री पार्ट के पास डीक्यू चार्ज होगी? छोटे से पार्ट में छोटे से चार्ज, डीक्यू। गेटिंग? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही इनर्शिया वाली मेथड, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन, कि एलिमेंट्री पार्ट लेके बॉडी का, एलिमेंट्री पार्ट से कितना फील्ड लग रहा है वो निकाल लेंगे और लास्ट में उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अंडरस्टूड? आई रिपीट, क्या करेंगे? एलिमेंट्री पार्ट लेंगे, उससे लगने वाला फील्ड निकालेंगे और बाद में उसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर?
चलो फिर देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एलिमेंट्री पार्ट ले लिया है DQ, और इस एलिमेंट्री पार्ट का हम पॉइंट से डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। बोलो भाई, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जल्दी जल्दी बोलो। ये हो जाएगा सर अंडर रूट ऑफ, पाइथागोरस लगा दो, r² प्लस x², अंडर रूट ऑफ r² प्लस x²। ओके सर, बहुत अच्छे। अब मुझे बताओ, इस एलिमेंट्री पार्ट के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? एलिमेंट्री पार्ट के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? बताओ भाई जल्दी। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, या फिर कुछ एंगल पे रहेगी? जो कमेंट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, या फिर एट सर्टेन एंगल? कैसे पता करते हैं? पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है भाई? अवे फ्रॉम दी पॉइंट, अवे फ्रॉम दी पॉइंट, अवे। तो मुझे बताओ, इस DQ के लिए अवे क्या रहेगा? ऐसे रहेगा ना, अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन। सो दिस इज माई DE, स्मॉल फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज। ध्यान से सीखो, छोटे चार्ज के कारण छोटा फील्ड, DE। ठीक है, ऐसा हर एलिमेंट का लगते जाएगा DE DE DE, लेकिन क्या हर DE की डायरेक्शन सेम है? नहीं। देखो, यहाँ का एलिमेंट लेंगे ना, यहाँ का सेंटर पे का, तो वो फील्ड सीधा लगाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नीचे का फील्ड लूंगा ना मैं, तो वो फील्ड ऊपर लगाएगा ऐसे। आर यू गेटिंग? तो जरा आप अगर ध्यान दोगे तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रही है, कुछ हॉरिजॉन्टल जा रही है, कुछ थोड़ा ऊपर जा रही है। तो अगर मैं स्लैंट वालों के कंपोनेंट निकालता हूं, तो कौन से कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों? कॉस वाले। और कौन से कंपोनेंट है जो कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को? बोलो कमेंट करके, कौन से कंपोनेंट है जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? साइन वाले। दिख रहा है ना आपको? सिंपल सा रूल है, ऊपर वाले पार्ट की वजह से फील्ड नीचे जाएगी अवे, और नीचे वाले पार्ट के कारण फील्ड ऊपर जाएगी, और दोनों के कॉस कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। बताओ भैया, अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये कहानी आपको समझ आई क्या? दिस इज DE कॉस थीटा, दिस इज DE कॉस थीटा। कमेंट 6। क्या आपको इतना पार्ट समझ आया? तो DQ के कारण DE फील्ड बन रहा है, और उसका DE cos थीटा कंपोनेंट काम आ रहा है, और साइन थीटा कैंसल आउट हो जा रहा है। अंडरस्टूड? ओके सर। चलो फिर अब हम ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं पहले, ये वाली DE cos थीटा वाली। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, चार्ज का नाम क्या है? DQ इज, तो बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री पार्ट DQ क्या हो जाएगा? बोलो, DE cos थीटा, DE cos थीटा, बराबर, DE cos थीटा। और DE का वैल्यू क्या होता है? अब ये पॉइंट चार्ज जैसे बिहेव कर रहा है ना, तो DE को हम लिख सकते हैं KQ अपॉन R²। तो KQ की जगह DQ है, और डिस्टेंस कितना है बोलो भाई? ये वाला तो दिख रहा है, इसको पॉइंट चार्ज समझो थोड़ी देर के लिए, स्मॉल चार्ज है वो। तो इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा R² प्लस x², R² प्लस x² इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। तो कुछ नहीं किया है, जस्ट एलिमेंट्री स्मॉल पार्ट का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पुट किया है KQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, क्योंकि वो
पॉइंट चार्ज जैसे बिहेव कर रहा है। क्लियर? चलो अब ध्यान से देखो, फिलहाल अगर हम टोटल फील्ड के लिए इसको इंटीग्रेट करते भी है तो मेरे पास में दो प्रॉब्लम है, एक तो थीटा भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल और एक्स भी वेरिएबल है। अंडरस्टूड? तो व्हाट विल डू, पहले हम थीटा का वैल्यू लिख देते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू। सो मुझे बताओ फ्रॉम फिगर, फिगर के ज्योमेट्री से कॉस थीटा क्या दिखाई दे रहा है? कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। बोलो जल्दी से, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। दिख रहा है ना? एडजेसेंट एक्स है ये थीटा के, और हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 है, मतलब अंडर रूट। ठीक है, तो चलो यहाँ पुट कर दो, तो हमारा ई डी क्यू हो जाएगा, डी क्यू की वजह से लगने वाला फील्ड के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, क्या हम डिनोमिनेटर को जोड़ सकते हैं? यस, कैन वी ऐड द डिनोमिनेटर? कैन वी ऐड द डिनोमिनेटर? हाँ या ना? बेटा अपन आर तभी निग्लेक्ट कर सकते हैं जब एक्स बहुत बड़ा हो, वो एक स्पेशल केस है। अगर आपने टेक्स्ट बुक में कहीं देखा भी होगा ना कि निग्लेक्ट दी आर, तो वो एक स्पेशल केस होती है जहां बोला जाता है कि एक्स बहुत बड़ा है। जनरली जो जेई मेंस में क्वेश्चन आए हैं ना, एक्स इक्वल टू आर डिस्टेंस पे आए हैं, यू कैन नॉट निग्लेक्ट इट। इवन दो रिंग पर आए, दो रिंग के बीच में एक पॉइंट दे दिया है, दोनों रिंग से आर दूरी पर है, यू कैन नॉट निग्लेक्ट इट। इसलिए जनरल समझना जरूरी है एज ए जेई स्टूडेंट। ठीक है, नीट वालों को नहीं भी पढ़ाया तो चले गए, नीट वालों को डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देता हूं मैं। ठीक, देखो इधर, तो ई डी क्यू का वैल्यू आ जाएगा, ई डी क्यू का वैल्यू आ जाएगा के डी क्यू इंटू एक्स अपॉन, बोलो इनका सम क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 + 1/2, ये हो जाएगा 3/2। 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2। हैव यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री सेक्शन। छोटे से डीई एलिमेंट की वजह से डी क्यू इतना फील्ड लगा है, के डी क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और प्यारे बच्चों अगर इसको यही हम इंटीग्रेट कर दे, इसको हम यही अगर इंटीग्रेट कर दे, ठीक, तो कैन यू टेल मी टोटल फील्ड क्या हो जाएगा? टोटल फील्ड हो जाएगा, ध्यान से सुनो अभी, फिलहाल वेरिएबल कौन है जिसके पास डी लगा हुआ है? डी, तो डी किसके पास लगा हुआ है? बोलो जल्दी से, डी किसके पास लगा हुआ है? इंटीग्रल डी क्यू है, नहीं डी क्यू। अब सोचो, क्या चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? अगर हाँ तो बहुत आसान है चार्ज निकालना, नहीं है तो फिर उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। टेक्निक समझो पहले। चार्ज देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हमने दिया है, क्वेश्चन में भी दिया जाएगा। मतलब आप थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन जानते हो कि जब चीजें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है तो हम इंटीग्रल डी क्यू को क्यू लिख सकते हैं आराम से। और अगर नॉन यूनिफॉर्म होती तो इक्वेशन दिया जाता कि भाई चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, सम फंक्शन ऑफ एक्स है या सम फंक्शन ऑफ टी है। तो अगर फंक्शन ऑफ एक्स होता तो बहुत मुश्किल होता, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिलहाल यहाँ ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसका टेंशन नहीं लेते हैं और टोटल फील्ड लिख देते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। तो टोटल फील्ड हो जाएगा के क्यू एक्स, टोटल चार्ज मैंने क्यू ले लिया है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अंडरस्टूड?
तो ये लागू होगा ओनली फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने डीक्यू को रिप्लेस नहीं किया है, डीक्यू को रिप्लेस नहीं किया है। और एक और खास बात यह है कि हर डीक्यू का डिस्टेंस सेम है। देखो कहीं पर भी एलिमेंट्री लो, ये रिंग ऐसे रखा हुआ है, ऐसे वर्टिकल, तो मेरे हाथ से किसी भी पॉइंट से मेरा डिस्टेंस सेम रहेगा पॉइंट का। तो ये भी एक पॉइंट है, इसीलिए एक्स वेरिएबल नहीं माना जा रहा है यहाँ पे। अंडरस्टूड दिस? ये देखो यहाँ से भी वही डिस्टेंस है, यहाँ से भी वही, यहाँ से भी वही है, ऐसा रखा हुआ है ये 3D। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या यह बात आपको समझ आई? आई हो तो कमेंट करो भैया, डू रिप्लाई फास्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट और ये फॉर्मूला याद रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग ऑन एक्सियल लाइन, एक्सिस पे फील्ड होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। चलो कर लिया, ठीक है। तो इतनी मेहनत करनी पड़ी हमें टोटल फील्ड निकालने के लिए, और सभी का कॉस कंपोनेंट ऐड हुआ है, कॉस कंपोनेंट ऐड हुआ है, साइन कंपोनेंट विल गेट कैंसल आउट। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। मान लो आपको क्वेश्चन अब सेमी सर्कुलर रिंग पे दिया है। मान लो क्वेश्चन ऐसे है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of semicircular arc, सेमी सर्कुलर आर्क या फिर वायर या फिर रिंग, कुछ भी बोल सकता है। वायर इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको सेमी सर्कुलर रिंग पे चार्ज रखना है, सेंटर पे फील्ड पता करनी है और उसको लैम्बडा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। आपको वैसे लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया जाएगा कि रेडियस इतना है उतना है, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। सो आई ड्रॉ अ सेमी सर्कुलर आर्क। प्यारे बच्चों मुझे आप बताओ सबसे पहले कि मान लो ये सेंटर है रिंग का या वायर का, और मैं इस पे चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने? मेरा सवाल ये है कि इस बार फील्ड सेंटर पे 0 होगा क्या? इस बार सेंटर पे फील्ड 0 होगा? सभी लोग जो रिप्लाई नहीं करेगा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आज कॉल आ जाएगा वरना आपको, ठीक है। आई टेक ए स्क्रीनशॉट जो लोग एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और कल से मैं नाम भी लिया करूंगा कि किनके घर पे कॉल गया है मॉर्निंग में। क्या इस बार सारे कंपोनेंट कैंसल आउट हो रहे हैं? देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट्री पार्ट अगर आपने लिया है, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन दिस एलिमेंट्री पार्ट DQ, छोटा सा एलिमेंट लिया है, तो इसके कारण
यहाँ पे फील्ड किधर लग रहा है बच्चों, ये देखो, इतने एलिमेंट के कारण फील्ड कहाँ लग रहा है, बोलो जल्दी से। इधर लग रहा है ना भाई, डीई, बराबर। वही पार्ट अगर मैं लेफ्ट साइड में लेता तो ये जो नीचे राइट साइड में जाता, वही मैं ऊपर लेता तो ये एग्जैक्टली डाउनवर्ड में जाता। तो बोलो फिर से, पूरा फील्ड ऐड हो रहा है कि इसका कंपोनेंट ऐड हो रहा है? टोटल फील्ड ऐड हो रहा है या ओनली कंपोनेंट ऐड हो रहा है? डू कमेंट फास्ट, बोलो भाई। इधर लेते तो इधर आता, इधर लेते तो राइट में जाता, इधर लेते लेफ्ट में जाता है। यस, ओनली कंपोनेंट इज गेटिंग एडेड, ओनली कंपोनेंट इज गेटिंग एडेड, ठीक है। तो डी का ओनली ये वाला पार्ट जो है ना, अब इसको कॉस लिखो या साइन लिखो, डिपेंड करता है एंगल किसके साथ ले रहे हैं, मतलब एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ले रहे हैं या वर्टिकल के साथ ले रहे हैं, दैट डिपेंड, ठीक है। तो अगर हमने वर्टिकल के साथ लिया है एंगल, तो ऊपर भी वर्टिकल के साथ ही लेना, मिस्टेक मत करना, ऊपर भी वर्टिकल के साथ ही लेना एंगल। देखो सही लिखा है ना अभी मैंने, वर्टिकल के साथ लाइन और ये वर्टिकल के साथ लाइन, थीटा थीटा एंगल बन गया अभी बराबर। अंडरस्टूड दिस? तो हमारा ये कंपोनेंट हो जाएगा डीई कॉस थीटा, अभी करेक्ट है। यू कैन इमेजिन, अगर मैं लेफ्ट साइड में पार्ट लेता तो राइट साइड में जाता डी, फिर से इसका डी कॉस थीटा कंपोनेंट ऐड हो जाता। क्लियर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर ध्यान से देख रहे होगे तो एलिमेंट्री पार्ट में भी एक छोटा सा एंगल बन रहा है, एलिमेंट्री पार्ट में भी एक छोटू सा एंगल बन रहा है, जिसको हम डी थीटा नाम दे सकते हैं, डी थीटा नाम देंगे। और मान लो कि हमारे रिंग का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, रिंग का जो रेडियस है वो कैपिटल आर। तो मैं सबसे पहले ना, ज्यादा फिगर को कंफ्यूज नहीं करता हूँ, सबसे पहले मैं जो मेरा एम है वो लिख लेता हूँ। लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर टोटल चार्ज लोगे क्यू, तो पूरी लेंथ कितनी है हमारी, हाउ मच इज द टोटल लेंथ ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग, पूरे का 2 पाई आर होता है। तो हाफ रिंग का कितना हो जाएगा बच्चों, पाई आर, बराबर, हाफ रिंग का हो जाएगा पाई आर। वेरी गुड। वैसे ही अगर मैं एलिमेंट्री पार्ट लेता हूँ, छोटू सा एलिमेंट्री पार्ट लेता हूँ, तो इसका वैल्यू डी क्यू है। और डी क्यू की लेंथ कितनी है, आर्क की लेंथ कितनी होती है, आर्क का फॉर्मूला क्या है, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस वेक्टर। तो एंगल है इसका डी थीटा, और इसका रेडियस वेक्टर कितना है भाई, रेडियस वेक्टर आर ही है। तो देखो क्या होगा, आर से आर मर जाएगा और यहाँ से आपको डी क्यू का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, जो इसका क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ये हमारा बात का काम है, ठीक है। तो इसको डब्बे में डाल देते हैं, ये बाद में काम में आएगा, स्पेशली ये वाला पार्ट। यहाँ से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। चलो फिलहाल मैं इतना लिखता हूं कि फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री पार्ट, field due to elementary part is given by, बोलो भाई, एलिमेंट्री पार्ट के कारण फील्ड का वैल्यू क्या होगा, वो ये दिख रहा है आपको, ई डी क्यू इज इक्वल टू डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा, करेक्ट। चलो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, डी का वैल्यू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू की जगह डी क्यू अपॉन, ध्यान से सुनना, सेंटर से डी क्यू की डिस्टेंस कितनी है, ओनली आर ही है, आई विल राइट आर स्क्वायर, करेक्ट, इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। ओके सर, यहां तक समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अगला काम, अगला काम ये है
क्या हम यहाँ से डी क्यू को रिप्लेस कर सकते हैं लैम्डा के फॉर्म में, या फिर बोलेगे क्यू के फॉर्म में? दोनों ही फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लैम्डा के फॉर्म में बाद में रिप्लेस करेंगे। तो बताओ यहाँ से डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मेरा ई डी क्यू हो जाएगा के अपॉन आर स्क्वायर, तो अलग ही है प्यारे बच्चों। और डी क्यू का वैल्यू क्या होगा बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी क्यू का वैल्यू हो जाएगा क्यू अपॉन पाई इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो भाई स्टेप समझ आएगा सबको? हैव वी गॉट द स्टेप? जस्ट आई हैव रिप्लेस द वैल्यू ऑफ डी क्यू। ये क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, आगे चल के मुझे क्यू को लैम्डा में भी लिखना है। अंडरस्टूड दिस? अब देखो अब सारी चीजें प्रॉपर है, आर कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता है, कहीं पर भी घूम जाओ सेंटर से। क्यू का वैल्यू, टोटल चार्ज का वैल्यू भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। अब एक ही वेरिएबल बचा है थीटा, तो उसको मैं अरेंज करके लिखता हूँ। ई डी क्यू का वैल्यू हो जाएगा के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब ये रेडी है इंटीग्रेट करने के लिए, और इंटीग्रेशन करने की जरूरत क्या है, क्योंकि फिलहाल आपने डी क्यू एलिमेंट की वजह से फील्ड निकाला है, और अगर आपको टोटल फील्ड निकालना है तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो करेंगे इंटीग्रेट, तो टोटल फील्ड हो जाएगा, टोटल फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा। और जरा फिगर देखकर बताओ थीटा के लिमिट क्या होंगे, व्हाट शुड बी द लिमिट फॉर थीटा? थीटा कहां से कहां वेरी कर सकता है? इंपॉर्टेंट बात, थीटा वर्टिकल के साथ बनाया हमने। थीटा कहां से कहां वेरी कर सकता है अनिकेत? ध्यान से देखो, वर्टिकल के साथ नापना है उसको। वर्टिकल लाइन बेस रहेगी आपके लिए। तो वर्टिकल लाइन से राइट में कितना जा सकते हो तुम? राइट में कितना जा सकते हो? राइट में कितना जा सकते हो? 90 डिग्री ना, 90 डिग्री। लेकिन तुम 90 डिग्री कैसे जा रहे हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये देखना जरूरी होता है यहाँ। ऐसे ये मेरा बेस लाइन है, हाँ वेरी गुड प्रथमेश, प्रथमेश ने सही बोला है सर, 90 डिग्री हम क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, बराबर। क्लॉकवाइज के लिए हम माइनस साइन लेते हैं, याद है ना? अरे यार तुम एंगल ऐसे जाते हो ना क्वाड्रेंट में, एक वर्स्ट के बाद में सेकंड क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज को तुम पॉजिटिव लेते हो ऐसे, अंडरस्टूड? तो हमारा लिमिट रहेगा -π/2 से लेकर इधर -π/2, और इधर बराबर हम एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, तो इधर रहेगा +π/2। अंडरस्टूड दिस? क्लियर है भाई? अगर किसी के मन में ऐसा होगा कि सर थीटा अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ लेते, ध्यान से सुनो, थीटा अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ लेते तो नीचे साइन कंपोनेंट आता, साइन, और उस समय आपका थीटा वेरी होता था 0 से 180, ऐसा 0 से 180। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ये आपकी मर्जी है कैसे लेते हो, सॉल्व करो इसे, सॉलिड फास्ट। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, और उसकी लिमिट पुट करेंगे -π/2 से +π/2 तक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूं और लास्ट स्टेप लिखता हूं। ओके, यहां लिखता हूं। तो बच्चे प्यारे बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा के अपॉन पाई आर स्क्वायर, और कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस साइन थीटा, गलती मत करना, -π/2 से +π/2। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो साइन 90 1 और माइनस ऑफ साइन 90 वो -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 अपॉन पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, 2 अपॉन
पाई आर स्क्वायर। और सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में जा रहा था? माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, अगर लिखना है तो इलेक्ट्रिक वेक्टर फॉर्म। अंडरस्टूड दिस? बोलो भाई, समझ आया सभी को? ठीक है, तो एक ये फॉर्म काम आ सकता है। और दूसरा आपको क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या आप इसको लैम्बडा की भाषा में पुट कर सकते हो? ये देखो 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 देखो, क्या आप इसको लैम्बडा की भाषा में पुट कर सकते हो? ये दिख रहा है, यहाँ लिखते हैं हियर, लैम्बडा का वैल्यू है टोटल चार्ज अपॉन टोटल डिस्टेंस, कितना था? पाई आर। यहाँ से क्यू का वैल्यू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्यू का वैल्यू हो जाएगा लैम्बडा इंटू पाई आर। ये वैल्यू को यहाँ रख दो, तो बोलो फील्ड क्या बनेगा? फील्ड बनेगा क्यू, के का वैल्यू क्या लिखते हो प्यारे बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बराबर। और क्यू की जगह क्या लिखना है? लैम्बडा इंटू पाई आर लिखना है, और अपॉन में फिर से क्या है? पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, सारी चीजों को मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो क्या कैंसिल होगा? एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से पाई भी कैंसिल हो रहा है, और 2 2 जा 4 बन रहा है। सो माई फाइनल आंसर विल बी, ऊपर बचा है लैम्बडा, नीचे बचा है 2, और एक पाई भी बचा है, पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक, फिर से देखो, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, करेक्ट, दिस इज द फाइनल फॉर्म। ये इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हो ऊपर, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो फिर से 2 के लैम्बडा बाय आर हो जाएगा। तो दिस इज एन फाइनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी की भाषा में आपका फॉर्मूला रहेगा 2 के लैम्बडा बाय आर। ये एडजस्टमेंट समझी ना, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया, तो ऊपर 2 रह गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दिया फिर से, जैसे यहाँ रिप्लेस किया। अंडरस्टूड? तो कोई भी एक फॉर्म याद रखो, और समय पे उसमें चेंजेस करते आने चाहिए आपको। बताओ भाई, क्या आपको यह बात समझ आई? डू रिप्लाई।